आज मणिपुर पर चर्चा हो सकती है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। इस दौरान केंद्र सरकार वक्फ समेत करीब 36 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होने की भी संभावना है। तो वहीं बजट सत्र का पहला दिन भी काफी हंगामेदार रहा और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 5 सालों में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के ही विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सुनवाते उन्होंने क्या पूछा। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। वहीं इसके अलावा कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद माना है कि देश भर में कोई जैसे कई लोग हैं उनके पास एक ही मतदाता सूची संख्या है। चुनाव से पहले अचानक लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं या इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का सवाल है। जबकि कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने भी ये दावा किया है कि बीजेपी नेता सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर फर्जी मतदाता बना रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता खतरे में पड़ रही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि न केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बने और वोटर कार्ड ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं। आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने इस बीच कहा कि विपक्ष के पास कुछ सकारात्मक बोलने के लिए नहीं रहता है, इसलिए ऐसी चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं। विपक्ष को सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कुछ पॉजिटिव बोलने को रहता नहीं है।
तब इस तरह की चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं। और जो रूलिंग पहले से माननीय अध्यक्ष ने दी हुई है उसके विपरीत जाकर के तो उन्हें रूलिंग को एक बार पढ़ना चाहिए और जिस तरह से सदन की गरिमा होनी चाहिए उसको बरकरार सकारात्मक सोच के साथ चलाना चाहिए। राज ठाकरे जी या विपक्ष कोई भी अगर इस तरह के सवाल खड़े करता है जिसमें कि जहाँ भी परीक्षण करने पर भी उसका जल नहाने योग्य माना गया है और देश की ही दुनिया के श्रद्धालुओं ने जो 65 करोड़ से भी ज्यादा वहाँ पर स्नान किया है, संगम में डुबकी लगाई है, तो मुझे लगता है कि उस पर प्रश्न उठाना ये कहीं न कहीं सनातन का अपमान करने जैसा। देखिए विपक्ष के पास चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। रमेश जी, क्योंकि विधान हमने देखा है कि पूरी जो कार्रवाई चल रही है लोकसभा की, बजट सत्र जो चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर नजर आता है। राहुल गांधी ने ये बयान दिया, राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव में जो अंतर आया मतदाता सूची में वो 39 लाख था और ये पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत अधिक है। तो ये जो लिस्ट है, उन्होंने कहा कि बहुत से नाम काटे जा रहे हैं, बहुत से अचानक जोड़े जा रहे हैं, इस पर असमंजस जो है उन्होंने बना दिया। कैसे देखें उनके इन बयानों को और विपक्ष के इस रवैये को? नहीं, मुझे नहीं लगता इसके इस पे कोई असमंजस है, क्योंकि इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर करी हो। अगर आपको पता हो तो कल परसों इसी पे एक खुले शब्द में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि ये जो है लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे खूबसूरत एक लम्हा जो वोटिंग का बताया गया है तो वो तो धूमिल हो जाएगा अगर इस तरह की अगर आपलेबाजी रही है। और रही बात जिस तरीके से राहुल गांधी ने बजट के सेकंड टर्म में जो उठाया है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है सिर्फ विपक्ष को बल्कि पूरे विपक्ष को ये लगता है कि हमारी बात भाई सड़क पे तो सुनी नहीं जा रही है, बाहर तो सुनी नहीं जा रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं सुनी जा रही है, तो क्यों ना ऐसा मंच चुना जाए जिससे जहाँ पे बोलने से हमारी आवाज बाहर तक भी जाए और हुक्मरानों तक भी जाए, सब लोगों तक। तो उन्होंने संसद के पटल को उन्होंने चुना। तो कल भी जिस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं, उसके बाद में फिर देर शाम को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद ही ओम बिरला से मिली हैं जाके, तो अपने सेक्शन 1 के तहत में उन्होंने बताया कि हम इस मुद्दे को आगे भी बोलना चाहते हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं विपक्ष के वो भी बोलना चाहते हैं। आप परस्पर हमें इस पे टाइम दीजिएगा और न सिर्फ टाइम दीजिएगा बल्कि इस पे कोई ऐसी कमेटी बनाइएगा अपने स्तर से जो इस पूरे मामले को अपने तरफ से स्वतंत्र तरीके से इसकी जांच कर सके। जी अच्छा रमेश जी, क्योंकि अब ये मुद्दा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि संसद के परिसीमन को लेकर भी चर्चा चल रही है, विपक्ष उसको लेकर भी हमलावर है और दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होनी है। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष के इस बार मुद्दे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष बड़ी मुश्किल से इस बार यहाँ सत्ता में आया है, अब क्या लगता है विपक्ष क्योंकि मजबूत है तो इस वजह से आज ठोस परेशानियां उनके सामने है, जवाब देने में फिलहाल वो थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि सवाल ऐसे है, मणिपुर पर जवाब मांग लिया जाता है और अब संसद परिसीमन तो वैसे ही विवाद में घिरा हुआ है। देखिए, मणिपुर के जो सवाल हैं, पिछले 2 साल से जो सवाल हैं, वो पहले दिन से जैसे पहले खड़े थे वो आज भी खड़े हुए हैं जी। उस पे जवाब हुकूमत की तरफ से अभी तक नहीं मिल पाया है। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम अपने से खुद सवाल पूछ रही है हुक्मरानों से, सरकार से, केंद्र सरकार से कि हमारा ये मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है, अगर जल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, आप इसको सॉर्ट आउट करिएगा। वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। और फिर आ जाती है जिस तरीके से आपने कहा विपक्ष मजबूत है, तो मुझे लग रहा है जैसे विपक्ष मजबूत है और वैसे मुद्दे भी बहुत सारे मजबूत हैं। महंगाई, रोजगार, ये तो पीछे छूट गए, इनकी तो आप बात ही मत करिएगा। अब आ जाइएगा जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली होना, ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय खड़ा हुआ है और जिसपे सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे दिल्ली में जिस एक मकान में 30-30 लोगों के वोट बने हैं और फिर आप शिरडी महाराष्ट्र में चले जाइएगा, एक मकान जो 70 गज का मकान है उसमें 700 वोटर एक जगह, मतलब पॉसिबल नहीं है कि इतने लोग वहां पे एक छोटी सी बिल्डिंग में रह सकते हैं। तो उसका बिंदुवार तरीके से डाटा सरकार ने सरकार को पेश करा है राहुल गांधी की तरफ से, उस पर भी चुप्पी है। और इन सारे मुद्दे को जेपीसी बनाने की बात की मांग उठाई जा रही है, उस पर भी सरकार की चुप्पी है। तो देखो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली आपको जवाब देना पड़ेगा, किसी भी सूरत में जवाब देना पड़ेगा। अगर आप संसद जवाब नहीं दोगे तो आप बाहर जवाब दोगे। तो राहुल गांधी और पूरी विपक्ष तो सीधे सीधे मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री खुद ही आके इस पे जवाब दे, लेकिन प्रधानमंत्री 2-3 दिन की यात्रा पे मॉरिशस जा चुके हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो गहरा जाती हैं, शक और गहरा जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो जवाबदेही जिनकी बनती है इस सारे मुद्दे पे बोलने के लिए, और वो उस टाइम पे नदारद हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है मुद्दे काफी हैं, हादी हैं, और ये जो 4 अप्रैल तक का जो टर्म है इस बार का संसद चलने का, मुझे लगता नहीं है कोई दिन ऐसा जाएगा जिसमें संसद के अंदर हंगामा अच्छी तरीके से बरसे ना। बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, वक्त संशोधन विधेयक की अगर हम बात कर ले तो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर भी बाहर बहुत बहस हो रही है, लेकिन काफी लंबे समय तक जो है जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठकें हुई, बहुत चर्चाएं हुई और उसके बाद ये बिल जो है रखा गया, लेकिन बाहर इसका विरोध हो रहा है। अब संसद में तो इसको लेकर पहले फिर हंगामा हो जाता है, लेकिन चर्चा तो होती है, तो ऐसे सवाल फिर बाद में क्यों खड़े हो जाते हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से आपने बात करी, जो ये संशोधन जो बिल है, देखो ये मुझे लग रहा समय की मांग है। हर चीज को जब आप रिफॉर्म करते हो, और होना भी चाहिए, आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी में और विकास विकसित भारत की जब हमने अपने तस्वीर हमने बना दी है, तो उसमें पुराने धर्रे के जो बने हुए कानून है या फिर जो विल है, उसको देखो रिफॉर्म करना ही आपको पड़ेगा। अब मोदी सरकार जब से बनी है 2014 से लेके अब तक लगभग 1900 ऐसे पुराने कानून है जो अंग्रेजों के खत्म कर दिया गया, उनके जगह VNS लाए गए। तो ऐसे में जब आप पुरानी चीजों को, कानूनों को बदल सकते हो, तो ये ऐसे बिल है जिससे एक बहुत बड़ी जनमानस जुड़ी हुई है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, उनको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और जेपीसी की इस पे भी मुद्दे पे मांग की जा रही है। हालांकि इस पे जितनी भी कमेटियां अभी तक और जो मीटिंगें हुई है जगदम्बिका पाल के अगुवाई में, तो उस पे कोई एक राय नहीं है। उसमें सभी मीटिंगों में तनातनी हुई है। उसमें संजय सिंह ने अलग राय रखी है, TMC के नेताओं ने अलग राय रखी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं तो मुझे लग रहा है 3-4 मीटिंगों में वॉकआउट ही कर दिया है। तो इस तरीके से जब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो फिर आखिरी रास्ता वही बनता है जो जैसे यूरोप में क्या होता है, जनमत संग्रह होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है, फिर वोटिंग हो जाती है संसद में आके कि भैया कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। जब इस तरह की जब चीज आ जाती है तो आपको अच्छे से पता होगा, पत्रकार हो तो पलड़ा फिर सत्ता पक्ष का ही भारी होता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा कल को अगर इस पे भी अगर वोटिंग होगी कि भाई किसके पक्ष में है, तो सीधे सीधे ये सत्ता पक्ष के ही पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, एक बड़ी इस बीच एक खबर ये रही कि अब प्रियंका गांधी भी सदन में हैं और राहुल गांधी भी सदन में हैं, लेकिन अभी क्या देखा हमने कि अभी ओम बिरला से मुलाकात हुई राहुल गांधी की, और ओम बिरला अच्छा राहुल गांधी जब भी बोलते तो पहले कहते कि मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। अब मुलाकात हुई है, क्या लगता है ये मुलाकात क्या अहम है? राहुल गांधी क्यों अब ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं अक्सर, लेकिन वो ये कहते थे कि हमें लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, पहले के जो इनका टर्म था और आज के टर्म में बहुत धरती आसमान का फर्क है। राहुल गांधी सिंपल और एक सामान्य सांसद नहीं है, अब वो LOP है। LOP का मतलब होता है संसद के अंदर प्रधानमंत्री से तीसरी पायदान पे उतनी शक्तियां उनको मिलना, और उनके पास इतनी शक्तियां होती हैं, इतनी पावर होती हैं, वो अब अपॉइंटमेंट की उनकी जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या उप सभापति से अगर उनको मिलना हो तो वो आसानी से मिल सकते, अपनी बात रख सकते हैं। तो इस लिहाज से वो जब उनको संसद में लगा कि मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा, ठीक है, बात करने के लिए और खड़ा तो कर दिया गया, बात सुन ली गई, लेकिन वो संसद के रिकॉर्ड में कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ चीजें कट रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से सब चीजें जाएं और उसको आइडेंटिफाई करके और उन पे सबके बुनियादी मुद्दों पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, वो उनको लगता हो नहीं पा रहा है। इसलिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से उनसे मुलाकात करने की कोशिश करी है, और मुझे लग रहा है ये सकारात्मक संदेश है, तस्वीर है दोनों पक्षों के लिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष उनको बुला रहे हैं, बैठ के टेबल पे चाय पे अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इससे कुछ अच्छी तस्वीरें और भी आने वाले दिनों में निकल के सामने आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश ठाकुर जी, आपने समय निकाला, हमें तमाम जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।